नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 29 को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी जो होता है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, उसको डायरेक्ट करंट यानी कि डिस्क धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को जो है किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? डायरेक्ट करंट में, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में कौन सी धातु का हम प्रयोग करते हैं? तो जर्मेनियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जर्मेनियम धातु का जो प्रयोग है यह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम 24 का जो उपयोग है किसके इलाज में किया जाता है? तो सोडियम 24 का हम उपयोग किसके लिए करते हैं? तो रक्त व्यतिक्रम के लिए, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। रक्त व्यतिक्रम के इलाज के लिए जो है सोडियम 24 का जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस रासायनिक तत्व का? तो आयोडीन 131 का, यानी कि आयोडीन 131 का जो उपयोग है यह किया जाता है थायराइड ग्रंथि के लिए। उसके बाद अगर हम रक्त कैंसर के इलाज की बात करें तो इसके लिए कौन सा रासायनिक तत्व इस्तेमाल में लाया था? कोबाल्ट 60। आप याद रखिएगा, जो कोबाल्ट 60 होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो रक्त कैंसर के इलाज के लिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और अगर हम ट्यूमर की अगर पहचान करनी हो तो ट्यूमर की पहचान के लिए किस रासायनिक तत्व का इस्तेमाल करते हैं? आर्सेनिक। आप याद रखिएगा, आर्सेनिक 74 का जो उपयोग है यह किसके लिए किया जाता है? तो यह ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गाय के दूध मतलब गाय का जो दूध होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कैरोटीन के कारण जो है गाय का जो दूध होता है वह पीला हो जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं कैसीन की मौजूदगी के कारण जो गाय का दूध होता है वह सफ़ेद होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर गाय का दूध जो हल्का पीला होता है वह किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह कैसीन की मौजूदगी के कारण होता है। दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वह की गई थी अल्टमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हम लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने किसका खोज किया था? तो किण्वन का, यानी कि पॉस्चराइजेशन, यानी जिसको हिंदी में किण्वन कहते हैं। किण्वन का जो आविष्कार है किया गया था किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। और जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन आप याद देखिएगा, पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा विटामिन का जो आविष्कार है यह किया गया था किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा। विटामिन का जो आविष्कार यह किया गया था फंक के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, ईईजी के अंतर्गत जो है किसकी जांच की जाती है? आपको बताना है कि जो ईईजी टेक्निक है इसके तहत जो है किसकी हम जांच करते हैं? तो मस्तिष्क की जो जांच है वह ईईजी के तहत की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो ईईजी होता है इसके तहत जो है मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत यह हुई थी 1 अगस्त 1920 को। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी। 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तथा जिस दिन यानी कि 1 अगस्त 2020 के दिन जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, कालाहारी मिलेगा, नामीब मिलेगा, परंतु जो पेटागोनिया मरुस्थल यह आपको अर्जेंटीना में है, न कि अफ्रीका महाद्वीप में। तो राइट आंसर आपको जाएगा पेटागोनिया जो मरुस्थल यह जो है अफ्रीका में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है कब की गई थी? 1945 में। आप ध्यान दीजिएगा 1945 में जो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। कहाँ? वॉशिंगटन DC में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। तथा इसकी वर्तमान में प्रमुख कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा जो है ये वर्तमान में क्या है? तो यहाँ की प्रमुख हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा यहाँ की गीता गोपीनाथन जो है, गीता गोपीनाथन यहाँ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पे आपको मिलेगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसमें जो है पहली महिला के द्वारा इस अधिवेशन को जो है डील किया गया था। इस भारत की जो पहली महिला थी INS के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली, वह थी एनी बेसेंट। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वह था कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है किसी महिला के द्वारा की गई थी। इस महिला का नाम था एनी बेसेंट। तो राइट आंसर आपको जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला का जिक्र हो जिसके द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1925 में हुआ था कानपुर में, इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तथा ये पहली भारतीय महिला बन गई थी जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसे आपको याद रखना है। तथा अंबिका चरण मजूमदार का जो अधिवेशन था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में इन्होंने लखनऊ में जो है INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जो 1916 का अधिवेशन था लखनऊ का, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल थे पुनः एकजुट हो गए थे, एक में मिल गए थे नरम दल और गरम दल। तथा इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार यह दिया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा है, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यह जो है इसकी जो आर्थिक नीति थी इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इन्हीं के द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति थी उसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई? तो किसके द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? तो इनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, डोमिंगो पायस किस देश का यात्री था? तो डोमिंगो पायस जो था यह पुर्तगाल का यात्री था। तथा यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह कृष्णदेव राय के, किसके? तो कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में जो है यह भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में कुल कितने भारतीय राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं भारत से मतलब पाकिस्तान से लगती है? तो वर्तमान में 3 राज्य आपको मिलेंगे। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात आपका हो गया, आपका उसके बाद राजस्थान हो गया और उसके बाद पंजाब हो गया। ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं किससे लगती हैं? तो पाकिस्तान से लगती हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। कौन कौन से राज्य हैं ये 3? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का विशालतम व सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र आपको बताना है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो परमानेंट इकोसिस्टम है वह आपको मिलेगा समुद्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, समुद्र। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि जल वाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गुलाम वंश का पहला शासक बना था। अगला प्रश्न हमारा है, तुजुक ए बाबरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो यह बाबर की आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, बाबर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा जो है राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो पोर्टल है यह लॉन्च किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है? तो यह जो फेमस रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार यह दिया गया है जावेद अख्तर को, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जावेद अख्तर। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो WTO में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं ब्रिजेंद्र नवनीत, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ब्रिजेंद्र नवनीत जो हैं ये जो है भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं कहाँ पे? तो WTO में। तो आपको याद रखना है। आपके लिए आज का प्रश्न है पहला कि जो एस तिरुमूर्ति यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं ये कहाँ पे भारत के नए जो हैं एम्बेसडर बनाए गए हैं? आपको बताना है कि एस तिरुमूर्ति की जो नियुक्ति है भारत के द्वारा कहाँ पे की गई, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, चैलेंजर द्वीप तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला, नहीं पहली महिला आपको बताना है। तो चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इनका नाम है कैथी सालिवन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो चैलेंजर द्वीप है यह अब तक का अज्ञात सबसे गहरा स्थल है। आप याद देखिएगा, यह अब तक का अज्ञात सबसे गहरा स्थल है जो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, तथा यहाँ पे हाल ही में ये पहुंची थी। इनका नाम है कैथी सालिवन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में मंकी पार्क बनाया जा रहा है? तो जो मंकी पार्क है यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मंकी पार्क बनाया जा रहा है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कहाँ? तो कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो है मंकी पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार खादी का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है बनाया गया अभिनेता पंकज त्रिपाठी को, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2020 से सम्मानित किया गया है? तो शोभा शेखर इनका राइट आंसर है। शोभा शेखर को जो है मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शोभा शेखर। अगला प्रश्न हमारा है, घर घर निगरानी नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, बाल श्रमिक विद्या योजना यह किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह योजना आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश की, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की द्वारा जो है हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।